देखिए बेटा, जो अभी हमने मॉडर्न क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की ओवरऑल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ क्वांटम नंबर दिए हुए हैं। यहाँ पर 3 क्वांटम नंबर हैं। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, दूसरा हम पढ़ाएंगे आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर और एंगुलर क्वांटम नंबर स्मॉल l, और जो तीसरा क्वांटम नंबर होगा वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml। इसमें क्या करा गया था बाद में कि एक चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर बाद में ऐड किया गया था, क्योंकि ये देखा गया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपने एक्सिस पर भी मूव करता है ना। तो अपने एक्सिस पर मूव करता है तो उसके स्पिन को मेंशन करने के लिए बाद में एक चौथा क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर भी ऐड करा गया था। तो इस हिसाब से हमारे पास टोटल 4 क्वांटम नंबर हैं, जिनकी हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन्स की ओवरऑल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। देखिए, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है ये बोहर के वहां से निकल के आया बोहर में, और बोहर में इसे n से डिनोट किया गया था, स्मॉल n से। देखिए, जो स्मॉल n है हमारा जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है, एनर्जी लेवल को इंडिकेट करता है। इवन आपको याद हो E इक्वल टू एन एच न्यू, प्लांक क्वांटम थ्योरी में E इक्वल टू एन एच न्यू, तो जो n था ना, अब वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है। ठीक है, बोहर थ्योरी में n को ही ऑर्बिट कहा गया था। यहाँ पर हम इसे एनर्जी लेवल भी बोल रहे हैं। यहाँ पर हम इसे एनर्जी लेवल के साथ साथ एक और नाम से बोलेंगे, शेल। यानी एनर्जी लेवल, शेल, ऑर्बिट, ये सब के सब क्या है आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हैं। एक तो ये बताता है एन एनर्जी लेवल, शेल्स और ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दूसरी बात, जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, वो हमें एवरेज डिस्टेंस, वो हमें एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस, इसके बारे में भी जानकारी देता है। भाई, एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो कि न्यूक्लियस हमारा, और ये क्या है आपकी शेल्स हैं। तो अगर मुझे पता है कि वो, यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ 1 2 3 4, क्योंकि जो ये हमारा n है हमारा 1 2 3 4 इस तरीके से डोनेट किया जाएगा। अब ये न्यूक्लियस है, सपोज करो मेरा n इक्वल टू 4 में इलेक्ट्रॉन है, और सपोज करो मेरा n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन है। तो एवरेज डिस्टेंस बता रहा है ना भाई, अगर 2 में है तो डिस्टेंस कुछ और है, न्यूक्लियस से डिस्टेंस कुछ और है, और अगर 4 नंबर में है तो डिस्टेंस मेरी दूसरी है। तो यानी जो n है मेरा, वो एवरेज डिस्टेंस भी बताता है इलेक्ट्रॉन की कि वो न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है। दूसरी बात। तीसरी बात जो है हमारा बेटा, n से हमें ये भी पता चलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने एकोमोडेट कर सकते हैं इन ए गिवन शेल, इन ए गिवन शेल। एक शेल के अंदर कितने ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आ सकते हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना, वो होता है 2n², जहाँ पर n है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या n, तो 2n²। अब इसे आप ऐसे समझ लो कि मान लो कि मेरे पास शेल नंबर 1 है, n इक्वल टू 1 है, तो n इक्वल टू 1 में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएंगे बेटा 2 मल्टीप्लाई 1 की पावर 2, तो आएगा 2। अगर n इक्वल टू 2 हो जाता है तो उसके अंदर जो मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, तो ये हो जाएंगे 8। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं कि किसी ऑर्बिट के अंदर या किसी शेल्स के अंदर, शेल्स ज़्यादा यूज होगा टर्म, कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम एकोमोडेट कर सकते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी क्वांटम नंबर है बेटा हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसे एक और नाम से जाना जाता है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। अब ध्यान से सुनना, जो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है वो स्मॉल एल से होता है। ठीक है ना, किससे होता है बेटा? स्मॉल एल से होता है। अब एक बात देखी गई है कि जो एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं होती है, नॉट हैविंग
सेम एनर्जी, यानी जो ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो सकती है, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा हो सकती है। तो करा क्या गया है, बेस्ड ऑन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेल्स हैं हमारी, शेल्स मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उन्हें डिवाइडेड कर दिया गया है इनटू सब शेल, डिवाइडेड इनटू सब शेल्स। और बेटा इन सब शेल्स को ही क्या कहा जाता है आपका, इन सब शेल्स को ही कहा जाता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर स्मॉल एल। ये बात ध्यान रखना बेटा, इन्हें क्या कहा जाता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को बहुत ज़्यादा, मतलब ये टर्म आपको सब शेल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। आप ऐसा समझ लीजिए कि शेल्स के अंदर ही सब शेल्स होती हैं, ठीक है। अब द वैल्यू ऑफ एल, द वैल्यू ऑफ एल, एल मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर या सब शेल, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी जो एल की वैल्यू डिपेंड करेगी वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करेगी। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो मान लो कि एन की वैल्यू, ध्यान से देखना बेटा ये बहुत जरूरी है सीखना, एन की वैल्यू 1 है तो एल की वैल्यू जो होगी ना वो एक कम करके होगी, एल की वैल्यू क्या होगी, एक कम करके होगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एन और ये एल, तो एल की वैल्यू एक कम करके, मतलब अगर एन 1 है तो एल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर एन 2 है तो एल की वैल्यू को इस तरीके से लिखना है, ध्यान से देखना, 0 और 1। और अगर एन की वैल्यू 3 है, एक कम करके लिखते हैं, 0 1 2। अगर एन की वैल्यू 4 है तो एल की वैल्यू 0 1 2 3, इस तरीके से। अब ये 0 1 2 3 जो बने हैं इनका नेमिंग भी करा होगा, तो नेम ऑफ सब शेल क्या होगा, नेम ऑफ सब शेल, क्योंकि एल क्या है, सब शेल है तो इनका नाम भी कुछ रखा होगा। तो याद रखना बच्चों, अगर 0 है तो उस सब शेल का नाम रखा गया एस सब शेल, और इसमें दोबारा 0 आया तो एस सब शेल, और अगर एल इक्वल टू 1 है तो उसे पी सब शेल के नाम से जाना जाता है। उसी तरीके से एन इक्वल टू 3 के लिए जो हमारी सब शेल है, 0 है तो एस, 1 है तो पी और 2 है तो डी। उसी तरीके से n इक्वल टू 4 के लिए 0 1 2 3 तीनों चारों पॉसिबल हैं। तो 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए ऊपर जैसे d लिया था तो यहाँ पर भी d, और 3 के लिए क्या लोगे, f। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, क्योंकि n इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर जो मैंने s लिखा है ना तो इसे 1s लिखना पड़ेगा। इसे क्या लिखना पड़ेगा, 1s, क्योंकि सब शेल n के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। तो अगर पहले नंबर की शेल है, ये क्या है, शेल्स, और ये क्या है, सब शेल्स, ये क्या है, एल सब शेल्स। तो आपकी शेल्स ही आइडेंटिटी देंगी सब शेल्स को। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो जो सब शेल का नेम होगा वो 1s। अगर n इक्वल टू 2 है तो जो वो सब शेल होंगी उनके नाम हो जाएंगे 2s और 2p। n इक्वल टू 3 है तो उसके अंदर 3 सब शेल प्रेजेंट हैं, 0 1 2 3, पर जो इनकी नेमिंग गाइड होगी वो n से ही गाइड होगी। यहाँ पर हो जाएगा 3s 3p 3d। उसी तरीके से जो n इक्वल टू 4 है उसके लिए जो सब शेल्स होंगी 0 1 2 3 4, पर नेमिंग इस 4 से ही गाइड होगी, यानी 4s 4p 4d और 4f। तो इस तरीके से आपका डिवीजन आपका बेटा हो जाता है। यहाँ पर एक बात और, नंबर ऑफ सब शेल्स, तो देखिए n इक्वल टू 1 के लिए कितनी सब शेल आई, एक। n इक्वल टू 2 के लिए कितनी सब शेल आई, एक ये 2 2। n इक्वल टू 3 के लिए कितनी सब शेल आई, 1 2 3 3। और बेटा n इक्वल टू 4 के लिए कितनी सब शेल आई, 4। तो आप ऐसा समझ सकते हो कि किसी भी दी हुई n की वैल्यू के लिए, किसी भी दी हुई n की वैल्यू के लिए जो l होगा वो 0 टू n-1 होगा। ऐसे लिख लीजिए, ऐसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ n
L will be 0 to n-1। तो ये बात बेटा आई होप आपको जरूर समझ में आई होगी। देखो बेटा, कभी आपसे कोई पूछ ले कि एसपीडीएफ क्या है, तो बेटा आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है। एक्चुअली में जो एसपीडीएफ है ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इन्हें माना गया है। वहां पर जो स्मॉल एस होता है उसे बोलते हैं हम शार्प, उसे क्या बोलते हैं, शार्प। जो हमारा पी होता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो हमारा डी होता है बेटा वो होता है डिफ्यूज, डिफ्यूज। और जो हमारा एफ होता है वो होता है हमारा फंडामेंटल। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कोई स्पेसिफाइड मतलब नहीं है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से ये टर्म्स हमने ली हैं। जैसे कि बेटा हमने पहले आपको बताया था कि एंगुलर क्वांटम नंबर को हम सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन आता है हमारा वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो डेफिनेट सी बात है कि उसके अंदर कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो इस क्वांटम नंबर की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम निकाल सकते हैं। उसके लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम के लिए, जो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो है √L+1 h/2π। बाकी आपको चीजें पता ही है। L है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर, H है आपका प्लांक कांस्टेंट, बाकी चीजें पाई वाई में कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लो फॉर L = 0, मान लो कि L = 0 है, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल के आएगा वो कितना आएगा, ये 0 +1 h/2π। तो ये सारा का सारा कितना आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एस ऑर्बिटल के लिए जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो आ जाएगा 0 फॉर L = 1, ठीक है ना। ये हमारा ये एस ऑर्बिटल कहलाता है। वैसे हम लेंगे अभी आगे वाले क्वांटम नंबर में ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को, और ये हमारा पी ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। तो L = 1 है पी सब शेल के लिए, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 +1 h/2π। तो जो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम आएगा वो आएगा √2 h/2π। इसी तरीके से आप और निकाल सकते हैं, L = 3 के लिए एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, 2 का मैंने छोड़ दिया बेटा, आप निकाल लेना। 3 +1 h/2π, तो ये हो जाएगा √12 h/2π। तो इस तरीके से आप अलग अलग सब शेल्स के लिए आप अलग अलग एंगुलर मोमेंटम वहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वांटम नंबर की तरफ। चलिए बेटा, नेक्स्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक्चुअली में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को समझने से पहले थोड़े इसके ग्राउंड में हम जाते हैं। जैसे बेटा हमारी स्पेक्ट्रल लाइन होती है, सपोज करो ये हमारी एक स्पेक्ट्रल लाइन है। हमने आपको बताया था कि जब ये स्पेक्ट्रल लाइन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी जाएगी, सपोज करो यहाँ पर मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा। अब मैग्नेटिक फील्ड रखा तो ये देखा गया है कि जो ये स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं स्प्लिट कर जाती है, डबलेट ट्रिपलेट में ये क्या हो जाती है, स्प्लिट कर जाती है। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। चलिए, अब स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को एक्सप्लेन करने के लिए लिंडे ने क्या कहा, लिंडे एक साइंटिस्ट थे। लिंडे ने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के अंदर एंगुलर मोशन होती है। क्या होती है, एंगुलर मोशन होती है, एंगुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इस एंगुलर मोशन की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास इलेक्ट्रिकल और फिर मैग्नेटिक फील्ड,
जनरेट हो जाता है। वैसे इन जनरल भी सुना होगा कि जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास अपना पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलिए जी, कोई बात नहीं, मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब जो हमारी अर्थ है उसके पास भी क्या है अपना, अर्थ के पास क्या है अपना पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड। तो होता है क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सब शेल्स के अंदर हैं वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट विद मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जो अर्थ है हमारी उसके मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। और इस इंटरेक्शन में क्या होता है बेटा, इस इंटरेक्शन में क्या होता है कि जो ये सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो हमारी सब शेल्स होती हैं, जो हमारी सब शेल्स होती हैं वो एक्वायर कर लेती हैं स्पेसिफिक ओरिएंटेशन। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन, और ये स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ही हमारे क्या कहलाते हैं, ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं हमारे, ऑर्बिटल्स ही कहलाते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जो ये हमारे ओरिएंटेशंस हैं, जो ये हमारे ओरिएंटेशन हैं जिन्हें हम ऑर्बिटल्स भी बोल रहे हैं, आर कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी कहते हैं, जिसे ml से हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी चाहिए आपको, क्या बात ध्यान रखनी चाहिए कि द ओरिएंटेशन कॉल्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इन्हें स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। पर हो क्या रहा है कि जो ये स्मॉल है, हम स्मॉल m है हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है m, ये डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, डिपेंड्स ऑन L, यानी ये सब शेल के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं, ml से डिनोट करते हैं, है ना। ml से ये अच्छा रहेगा कि हम इसे ml से डिनोट करें, क्योंकि m l के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और याद रखना, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ L यानी सब शेल्स या एजीमुथल क्वांटम नंबर, द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml वेरी फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक डिपेंड करती है, -L to 0 and to +L। और अच्छे से समझने के लिए, द टोटल वैल्यूज ऑफ ml आर 2l+1। ठीक है ना। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं कुछ वैल्यूज आपको यहाँ पर लिख के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें और क्लियर हो। ये मैंने लिया वैल्यू ऑफ L, इसके बाद नंबर, चलो पहले हम यहाँ पर एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, टेबल हमने बनाई है। यहाँ पर वैल्यू ऑफ L यानी आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, नेम ऑफ सबशेल, इसके बाद वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, m से भी छोटा m से भी डिनोट करते हैं या ml से भी डिनोट करते हैं, वो कोई इशू नहीं है। और उसके बाद इसमें जो ऑर्बिटल्स के नेम होंगे वो क्या होंगे, नेम ऑफ ऑर्बिटल्स।
अब देखिए अगर एल की वैल्यू 0 है तो नेम ऑफ सब शेल क्या होता है आपको पता है, एस सब शेल इसे बोलते हैं, है ना, एस सब शेल हम इसे बोलते हैं। तो वैल्यू ऑफ एम एल क्या होगी, क्या था, वैल्यू ऑफ एम एल क्या होते हैं -L2 + L। ये अभी आपको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है ये, ठीक है ना, यहाँ पर। तो वैल्यू ऑफ एल कितनी हो जाएगी, आप वैल्यू ऑफ एम कितनी हो जाएगी, एम एल कितनी हो जाएगी 0। इसे बोलेंगे एस ऑर्बिटल। और ये जो एम एल है ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल्स को इंडिकेट करता है, तो एक ही ऑर्बिटल है यहाँ पर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 1 ऑर्बिटल। अब एल की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, 1 का मतलब पी सब शेल। अब पी सब शेल को इसमें -L2 + L वाले फॉर्मूले में सेट करो, कैसे, पी सब शेल, अब 1 है तो -1 0 +1। तो देखिए एम एल की कितनी वैल्यू आई, 3 वैल्यू हमारी यहाँ पर एम एल की आई। तो L = 1 एस सब शेल कहलाता है। तो जिसमें एस सब शेल में जो ऑर्बिटल्स होंगे उन्हें बोलेंगे पी ऑर्बिटल्स। और पी ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3, 3 ओरिएंटेशन है, तो यहाँ पर 3 पी ऑर्बिटल्स हमारे प्रेजेंट होंगे। इसके बाद L = 2 ले लीजिए, इसे डी सब शेल बोलते हैं, इसे डी सब शेल बोलते हैं। वही -L2 + L मतलब -2 -2 -1 0 +1 और +2। अब एस डी सब शेल के अंदर कौन होगा, डी ऑर्बिटल्स होंगे। और डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 ओरिएंटेशन रखते हैं, तो ये आपके 5 ऑर्बिटल्स होंगे। यानी डी सब शेल के अंदर 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। अब एल की वैल्यू 3 ले लेते हैं, इसे एफ सब शेल बोलेंगे। अब जो हमारा एफ सब शेल होगा वो -L2 + L वाला रूल, -3 -2 -1 0 +1 +2 और +3। तो इन्हें बोलेंगे एफ ऑर्बिटल्स। और जो हमारे एफ ऑर्बिटल्स हैं वो कितने हैं टोटल, 7 ऑर्बिटल्स। तो आई होप ये बात आपको क्लियर रही होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ एक बात। जैसे हमारा ये पी ऑर्बिट एस ऑर्बिटल है, देखिए इसका ओरिएंटेशन 1 है तो एस ऑर्बिटल ही रहेगा। और जैसे हमारा पी ऑर्बिटल्स है तो पी के पी ऑर्बिटल्स 3 टाइप के दे रखे हैं, पी सब शेल के अंदर 3 टाइप के ऑर्बिटल्स दे रखे हैं। इन्हें पी एक्स, पी वाई और पी जेड नाम से जाना जाता है, तब जाके ये 3 हैं। बाकी आगे हम इनके डायग्राम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। उसी तरीके से डी के अंदर 5 हमारे ऑर्बिटल्स हैं, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल हैं जिनके नाम डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी x² - y² और डी z² होते हैं। तो डी के अंदर ये होते हैं। एफ के अंदर 7 आपके एफ ऑर्बिटल्स होते हैं, अब सब शेल के अंदर। उनकी नेमिंग 11th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो उन्हें फिलहाल हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बेटा पूरा हो जाता है। इसके बाद हम अपने लास्ट क्वांटम नंबर पे आते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉन स्पिन या स्पिन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। एक्चुअली में ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है ये बाद में ऐड किया गया था। ये देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एक्सिस पर वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम सकते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस तरीके से यहाँ पर ये क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं और ये अपने एक्सिस पर ही एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी कर सकता है, इस तरीके से ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन भी आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्चुअली में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही आपकी स्पिन क्वांटम नंबर आई थी, है ना। हम यहाँ पर जनरली इलेक्ट्रॉन को 2 स्पिन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये ऊपर की तरफ स्पिन अप इसे बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को हम नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, इसे स्पिन डाउन भी बोला जाता है। स्पिन अप में हम जो स्पिन होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का उसे +½ मानते हैं, और स्पिन डाउन में जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का उसे -½ से हम इसे मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला कभी कभी हमारे सामने आ जाता है। वो फॉर्मूला है
जो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा होता है, जो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा होता है, वो स्पिन क्वांटम नंबर हमारा स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी लीड करता है। ठीक है, यहाँ पर एक फॉर्मूला है स्पिन एंगुलर मोमेंटम को निकालने का। जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है हमारा, वो ms से डिनोट किया जाता है, m और ये छोटा सा s। अब जो ms होता है हमारा, वो होगा अंडर रूट s प्लस 1 h/2 जहाँ पर जो स्मॉल s है हमारा, वो क्या है, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अभी मैंने बताया दो टाइप के स्पिन हो सकते हैं। स्पिन है वो प्लस हाफ हो सकता है, और स्पिन जो है वो माइनस हाफ हो सकता है। तो इस हिसाब से जो हमारे एम एस है, उसकी दो ही वैल्यू पॉसिबल है। पहली वैल्यू सपोज करो एम एस है, और हम यहाँ पर एस की पहली वाली वैल्यू ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट प्लस हाफ प्लस 1 h/2 तो जो यहाँ पर वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट 3h/2√2π। ठीक है ना, ये कब है, जब